गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज प्लांट जो हमने पिछला लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में, उसी चैप्टर को आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जो बातें की थी वो एक्चुअल में बेस्ड थी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जिसमें हमने कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की थी। स्टार्टिंग किया था हमने कि प्लांट के अंदर की जो कैसे ट्रांसपोर्ट होती चीज़ें, ठीक है। और जब सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करना होता है या सेल टू टिश्यू ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उस प्लांट के अंदर किस तरीके से चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चाहे वो वाटर मिनरल हो, चाहे वो फोटोसिंथेटिक मटेरियल हो, चाहे वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पिछले लेक्चर में बात की गई थी। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर। और ये भी बात हमने बताया था कि इस चैप्टर को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है प्लांट वाटर रिलेशन और तीसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पहला लेक्चर तो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि तीनों को कंबाइन करके भी एक पूरी क्लास बना दिया जाए, ताकि वन शॉट रिवीजन टाइप का हो जाए। जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, नीट एग्जाम से पहले, आप लोग जानते होंगे कि 7 मई का आपका एग्ज़ाम है नीट का 2023 का, तो इस वजह से वन शॉट रिवीजन पे भी हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो एक लेक्चर ऐसा भी हम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें पूरा एक चैप्टर एक साथ में कवर हो जाए, ठीक है। तो आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे। पहला यहाँ पे टॉपिक है जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि प्लांट के अंदर वाटर का किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको इस लिख करके डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जितने भी सेल होते हैं सबके अंदर वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और इवन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो साइटोप्लाज्म होता है प्लांट के सेल का साइटोप्लाज्म, चाहे एनिमल के सेल का साइटोप्लाज्म, लगभग 75% पानी से ही बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर, ठीक है। लगभग 75% वाटर होता है। इवन कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे वाटर मिलन के अंदर 92% तक पानी हो सकता है। इसी तरीके से जो ड्राई सीड है, जो सीड सूखे हुए होते हैं, उनके अंदर भी इवन 10 to 15% पानी होता है। इसी तरीके से जो हर्ब्स होते हैं उनके अंदर भी 10 to 15% पानी होता है। जहाँ जो प्लांट बहुत ज़्यादा सूखे इलाके में रहते हैं उनके अंदर इवन वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज होती, कैम फोटोसिंथेसिस करवाया जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे अडॉप्टेशन हो जाते हैं, जैसे उनके अंदर कांटे होते हैं, पत्तियां बहुत कम हो जाती हैं, स्टोमेटा को रात में खोलते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर। तो आप इन सब चीज़ों से समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर या किसी भी सेल के अंदर पानी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है, टॉपिक जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो प्लांट है, इस वजह से हम यहाँ पे प्लांट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, सबके अंदर लगभग 75% पानी होता है, ठीक है। आपका जो साइटोप्लाज्म है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, साइटोप्लाज्म के अंदर लगभग 75% पानी होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर कितना पानी है? 75% पानी, आप समझ सकते हैं। प्लस इसके अंदर कुछ मिनरल्स हैं, कुछ साल्ट्स हैं, कुछ विटामिन हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का नाम आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है साइटोप्लाज्म का वो बेसिकली पानी है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें सस्पेंडेड है, जिसमें मिनरल्स का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि वाटर मिलन के अंदर 92% तक पानी हो सकता है। आप इस चीज़ को जानते होंगे। और नेचर हमेशा वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करता है। 92% तक पानी होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वाटर मिलन बेसिकली गर्मियों के दिनों में होता है, और उस टाइम पे क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा त्रासदी होती है, बहुत कमी होती है, सभी जीव परेशान होते हैं कि पानी मिले, कहीं से धूप बहुत तेज़ होती है, तो उस टाइम पे वाटर मिलन वगैरह अवेलेबल होता है। 92% पानी होता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसी तरीके से हमने बताया कि ड्राई सीड्स के अंदर 10 to 15% तक पानी हो सकता है। इसी तरीके से हर्ब्स के अंदर जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है, इनके पास भी 10 to 15% तक पानी हो सकता है।
अब सोचिए जो ड्राई सीड है, जिसको सूरज की धूप में सुखा करके, कई बार गांव में या आपने देखा होगा जब फसल को काटा जाता है तो उसको धूप में सुखा करके फिर उसको रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक कंजर्व रह सके, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन या कोई पैथोजन उस पर अटैक न कर पाए। तो इस वजह से उसके अंदर भी इवन 10 to 15% पानी होता है और सीड जो है लिविंग कंडीशन में होता है, ठीक है। और उस जो स्टेज होता है सीड का, जब वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा होता, उसको हमने स्टोर कर दिया है, तो उसको डॉर्मेंसी कहा जाता है, ठीक है। डॉर्मेंसी के बारे में 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर वहाँ पे पढ़ाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ाया जाता है। इवन जो एक चैप्टर है मार्फोलॉजी, उसके अंदर भी डॉर्मेंसी के बारे में कुछ कुछ बातें दी हुई हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। इसी तरीके से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर भी एक चैप्टर है, वहाँ पे भी डॉर्मेंसी के बारे में दिया गया है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो कुछ बेसिक बातें प्लांट के अंदर वाटर के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वाटर पोटेंशियल। देखिए वाटर, इसके नाम से ही कुछ कुछ चीजें आप समझ पाते होंगे। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। वाटर के अंदर क्या क्षमता है, वाटर के अंदर की क्या कैपेसिटी है। और जाहिर सी बात है कि किसी चीज के पास कैपेसिटी तब होती है जब उसके पास कोई एनर्जी होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, जब उसके ऊपर कोई काम किया जाता है, ठीक है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एनर्जी के टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को कहा जाता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv², ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर का मास और वाटर की वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास होगा वाटर के पास या जितनी ज्यादा उसके पास वेलोसिटी होगी, उतना ही ज्यादा उसके पास वाटर पोटेंशियल होगा। इसका मतलब अगर प्योर पानी है तो उसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 होता है। प्योर वाटर का 0 होता है वाटर पोटेंशियल, इससे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा वाटर पोटेंशियल के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और साइन डब्ल्यू इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो साइन डब्ल्यू बराबर होता है साइन पी प्लस साइन एस। साइन पी का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल, साइन एस का मतलब है सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको हम 1 by 1 समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल के 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसी को वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, मैक्सिमम इससे ज्यादा होता ही नहीं है, ठीक कुछ, ठीक है। और इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी जितना ये फ्री होगा, यानी ये जब प्योर होगा तो इसके अंदर वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा हम इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे या और भी कोई चीज ऐड करते जाएंगे तो इसकी जो काम करने की क्षमता होगी, जो मूव करने की क्षमता होगी, वो कम होती जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है तो इसका वाटर पोटेंशियल कम होने लगता है। वाटर पोटेंशियल का मतलब है, और वाटर पोटेंशियल इस चीज के लिए यहाँ पे समझने के लिए समझाया जाता है कि किस तरीके से वाटर जो है सेल के अंदर या प्लांट के अंदर कैसे मूव करेगा, तो इसी वजह से वाटर पोटेंशियल को यहाँ पे समझना जरूरी होता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, इसका यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। और साइन एक ग्रीक लेटर है, साइन डब्ल्यू बराबर साइन पी प्लस साइन एस, ये फार्मूला होता है। इस पे बेस्ड कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, बेसिकली एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल उसके पास होगा। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है 0, इससे ज्यादा होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो बस ये 2-3 बातें 4 बातें हैं वाटर पोटेंशियल के अंदर जो आपको याद रखनी है। उसके बाद सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब प्योर वाटर के अंदर या किसी सोल्यूशन के अंदर फर्दर सॉल्यूट्स ऐड कर दिए जाते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होने लगता है। जाहिर सी बात है कि वाटर की जो मूव करने की क्षमता है, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो, कहीं ना कहीं कम होने लगती है, इस वजह से वाटर पोटेंशियल कम होने लगता है। इसी को कहा जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, जब सॉल्यूट ऐड किया जाता है, व्हेन सॉल्यूट added into pure water your solution, its water potential reduces। इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है, जिसको हम साइन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज रिड्यूसेस, ठीक है। इसी को कहा जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, जिसको साइन एस से रिप्रेजेंट किया जाता है।
सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम होता है पॉजिटिव या जीरो, तो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जाएगा वाटर के अंदर, उतना ही ज़्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल कम की तरफ जाएगा, यानी कि मोर निगेटिव होता चला जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ज़्यादा कम होता जाएगा, क्योंकि वाटर के मूव करने की जो कैपेसिटी है वो कम से कम होती चली जाएगी, ठीक है। मोर सॉल्यूट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर सॉल्यूट मोर निगेटिव विल बी सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल जब बढ़ाया जाएगा तो उसका फायदा ये होगा कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी जो वाटर पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, जिसका फाइनल फार्मूला एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन डब्ल्यू बराबर होता है साइन एस प्लस साइन पी, ठीक है। तो ये फार्मूला कभी कभी काम में आ जाता है, अगर इस टाइप से बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वाटर पोटेंशियल को एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा फ्री होंगे उतना ही ज़्यादा मूव कर पाएंगे, यानी उसके पास उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो जब वाटर पोटेंशियल कम होगा तो मूव करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जाएगा उतना ही ज़्यादा निगेटिव होता जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल सिंपल सी चीज़ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है, इसी को कहा जाता है प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। और इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक सिंपल से डायग्राम से। डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, इसीलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम के हेल्प से चीज़ों को समझाया जाए। यहाँ पे बीच में एक वो रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगा, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ों को मूव नहीं करने देगा, कुछ चीज़ों को मूव करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे और एक तरफ कम सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक तरफ कम सॉल्यूट और एक तरफ ज़्यादा सॉल्यूट। एक तरफ कम सॉल्यूट रहेंगे, एक तरफ कम ज़्यादा सॉल्यूट रहेंगे, और ये एक टाइप का सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में जो बी साइड है ये वाला, और ये है ए साइड, तो बी साइड में हमने ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल बना दिए हैं और ए साइड में हमने कम सॉल्यूट मॉलिक्यूल बनाए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि जो बी साइड है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और जो ए साइड है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। और बीच में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखा हुआ है, या कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि सेमी परमेबल होता है इसीलिए हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो सकता है जो सेंटर में यहाँ पे लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि ज़्यादा जो वाटर जिस तरफ ज़्यादा होगा कम वाटर की तरफ मूव करने लगेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स लोअर केमिकल पोटेंशियल, यानी कि जिस तरफ ज़्यादा पानी होगा वो अपने आप कम पानी की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी प्योर वाटर है, सॉल्यूट कम है उसके पास वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मूव करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इस वजह से वो वाटर मूव करके दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए साइड का पानी है वो मूव करके बी साइड की तरफ अपने आप चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस का नाम क्या होगा, इसी प्रोसेस का नाम होगा ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस हमेशा नहीं चलता रहेगा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों प्रोसेस रुक जाएंगे, क्योंकि दोनों का कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब बराबर बराबर हो जाते हैं तो उसी को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। तो जब ये सोल्यूशन आइसोटोनिक बन जाएगा तो वाटर फर्दर मूव नहीं करेगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर दूसरे साइड हम प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है, कोई यहाँ पे हम वो रख देते हैं, कोई पिस्टन रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे हम कोई पिस्टन रख देते हैं जिससे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा। तो जब प्रेशर अप्लाई होगा
तो ये जो वाटर मूव कर रहा था ए साइड से बी साइड की तरफ वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रेशर हम अप्लाई कर दें कि जो वाटर मूव कर रहा था ए से बी साइड की तरफ वो बंद हो जाए, इसी प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में इसको लिख देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस हमने आपको बताया कि जब दो सॉल्यूशन को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, तो जिस तरफ ज़्यादा पानी है वो अपने आप कम पानी की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे ए से बी की तरफ मूव करेगा वाटर। इसी प्रोसेस का नाम ऑस्मोसिस है। फिर हमने कहा कि इतना प्रेशर हम अप्लाई कर दें पिस्टन के ज़रिए से या किसी और तरीके से कि ये फ्लो जो है वाटर का वो मूव करना बंद कर दे, रुक जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इतना प्रेशर हम अप्लाई कर दें कि ये वाटर के फ्लो को बंद कर दे, तो इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे उतना अप्लाई कर दिया जाए, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को, यानी कि जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर देंगे, तो ये वाटर जो है उल्टा मूव करने लगेगा, बी से ए की तरफ आने लगेगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए, यहाँ पे इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए कि वाटर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, बी से ए की तरफ वाटर मूव करने लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये वाला, और ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है इस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये है ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ और इसको हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया है आरओ। ठीक है, आरओ वाटर जो हम लोग पीते हैं वो एक्चुअल में इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसी तरीके से समुद्रों से नमक भी निकाला जाता है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमने समझी हैं, एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो टाइप के सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं, जिसमें एक में ज़्यादा सॉल्यूट है, एक में कम सॉल्यूट है, तो कम जिस तरफ ज़्यादा पानी होगा यानी कम सॉल्यूट होगा, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाला जो सोल्यूशन होगा उसके तरफ से पानी यानी कि लेफ्ट साइड में या सॉरी राइट साइड में मूव करने लगेगा, यानी ए से बी की तरफ जाने लगेगा। इसी प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। फिर हमने आपको बताया कि अगर हम इतना प्रेशर अप्लाई कर दें कि जो ऑस्मोसिस वो बंद हो जाए, तो उसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो वाटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है, यानी बी से ए की तरफ, तो इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, सॉरी, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज किया जाता है पानी को फिल्टर करने के लिए, समुद्रों से नमक निकालने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मोलिसिस। अब देखिए, कोई हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन होना चाहिए। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ज़्यादा कंसंट्रेशन का सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सारी चीज़ें 9th क्लास में पढ़ाई जाती हैं। पहले चैप्टर में, सेल चैप्टर में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन ले लिया है जो हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज़्यादा सॉल्यूट कम सॉल्वेंट। ठीक है, ज़्यादा सॉल्यूट कम सॉल्वेंट, ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के अंदर हमने किसी प्लांट सेल को प्लेस कर दिया है। ठीक है, किसी प्लांट सेल को हमने इसके अंदर रख दिया है। तो जब हम इसके अंदर किसी प्लांट सेल को प्लेस कर देंगे तो क्या होगा? ठीक है, जाहिर सी बात है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ये, हाई, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक अगर आपको सही से नहीं आता है तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में जा करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब ज़्यादा सॉल्यूट कम सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो पानी होगा साइटोप्लाज्म के साथ साथ वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाहिर सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। इस टाइप से एक प्लांट सेल है। ठीक है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, आपने पढ़ा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस वगैरह बाद में सेल चैप्टर में कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा। इस वजह से ये प्लांट सेल के अंदर जो कंटेंट हैं, ठीक है, सेल वाल को छोड़ करके सारी की सारी चीज़ें श्रिंक हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। यहाँ पे मैं छोटा सा समझा देता हूँ, बना देता हूँ ये डायग्राम। तो इस सेल की क्या हालत होगी उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है,
सेल वॉल तो एज इट इज रहेगा क्योंकि सेल वॉल काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर जो बाकी कंटेंट थे ना वो श्रिंक हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे श्रिंक हो जाते हैं और सेंटर में छोटा मोटा न्यूक्लियस बच गया है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अंगूर हम लोग खाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो अंगूर से किशमिश बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, उसके पानी को क्या करते हैं, वाष्पीकृत करवा देते हैं, धूप के अंदर रख देते तो सूख जाता है, ठीक है, तो अंगूर से किशमिश बन जाता है। तो अंगूर क्या है और किशमिश क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये अंगूर है, ये सेल अंगूर है और ये सेल किशमिश है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटा मोटा, इस किशमिश को चुपचाप जा करके बेसिन में रख दीजिए, ठीक है, जो आपके किचन में बेसिन होता है तो वहाँ पे पानी वानी रहता है थोड़ा थोड़ा, तो पानी फिर से इसके अंदर एब्जॉर्ब जब करेगा ये सेल तो फिर से फूल करके अंगूर जैसा शेप ले लेगा वापस, ठीक है, तो ये फिर से अंगूर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है इसका नाम है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब इसी सेल को वापस से हम कहाँ पे रख दें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये सेल उठा करके हमने रख दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। अब कोई एक और सोल्यूशन हमारे पास जो हाइपोटोनिक है, इसके अंदर हमने सेल रख दिया है ये वाला जो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है, ठीक है, ये वाला सेल इस तरीके से जो हमने डायग्राम बनाया था ऐसे, ठीक है, ये वाला सेल जो प्लाज्मोलाइज सिचुएशन में है। अब इसको हमने रख दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर। ये सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब रहेगा तो इसके अंदर फिर क्या होगा, वापस से पानी इसके अंदर इंटर करना शुरू कर देगा। तो जब वापस से इस पानी इसके अंदर इंटर करना शुरू कर देगा तो फिर से वापस से ये अपने शेप में आ जाएगा, यानी कि डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल फिर से कैसा बन जाएगा, इस वाले सेल जैसा बन जाएगा, ये वाला सेल जहां से हम लोग चले थे। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीप्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन हमने लिया, उसके अंदर हमने प्लांट सेल को प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन को हमने रखा किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर जो भी कंटेंट था उस सेल वाल को छोड़ करके सारी की सारी चीज़ें इजेक्ट आउट हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। हमने जैसे बताया कि अंगूर से किशमिश बनाया जाता है, फिर ये सेल जो प्लाज्मोलाइज्ड हो चुका है वापस से इसको हमने फिर से हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख दिया, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है वो कैसा है, वो ये हाइपोटोनिक है, हाइपर नहीं, हाइपो मतलब होता है कम और टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा, या सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, पानी है, ठीक है। इस वजह से पानी इंटर कर जाएगा सेल के अंदर। तो जब पानी सेल के अंदर इंटर कर जाएगा तो सेल फिर से फूल जाएगा, ठीक है। तो ये फिर से कैसा बन जाएगा, जो नॉर्मल सेल था जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वापस वहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये था प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, a special type of diffusion in which solids or colloids absorb water to increase in volume। देखिए इसको सिंपली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे इम्बाइबिशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड या कोलाइड्स होते हैं उनके अंदर जब धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होता रहता है तो कुछ टाइम के बाद वो स्वेल कर जाते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहा जाता है। इम्बाइबिशन के प्रोसेस को पहले ज़माने में बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता था, रॉक्स को, जैसे आज, ठीक है, आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े बम होते हैं, ठीक है, या डायनामाइट है, तो उसके हेल्प से पहाड़ों को तोड़ा जाता है। लेकिन पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो इसी प्रोसेस के हेल्प से इम्बाइबिशन के प्रेशर को यूज़ करके बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ा जाता था। कैसे करते थे, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते थे बड़ा सा सूखा हुआ और उसके अंदर पानी को पोर करते रहते थे। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद जब वो लकड़ी स्वेल करती थी तो फिर बड़े बड़े चट्टान होते थे, उनके अंदर क्रैक्स पड़ जाते थे और इस वजह से बाद में उसको फिर आसानी के साथ तोड़ा जा सकता था, ठीक है। इसी को कहा जाता है इम्बाइबिशन प्रेशर।
इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा बाथरूम के अंदर जो बड़े बड़े बाथरूम सिंगर होते हैं, क्यों सिंगिंग करते हैं बाथरूम के अंदर? क्योंकि दरवाज़ा नहीं है, ठीक है। दरवाज़ा कहाँ चला गया? इम्बाइबेशन की वजह से। जो दरवाज़ा था लकड़ी का, उसके अंदर धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करता गया और कुछ दिनों के बाद वो दरवाज़ा टूट जाता है। बाथरूम में दरवाज़ा है नहीं तो गाना गा के काम चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो दरवाजे टूट जाते हैं बाथरूम के अंदर, वो क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है इम्बाइबेशन, ठीक है। पानी एब्जॉर्ब होता रहता है लकड़ी के अंदर, पानी एब्जॉर्ब होता रहता, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद टूट जाता है। या फिर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में भी कई बार जो दरवाजे घर के बाहर की तरफ लगे होते हैं, उसके अंदर भी इम्बाइबेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लकड़ी, ठीक है, धीरे धीरे स्वेल करती रहती, एक टाइम के बाद वो कमज़ोर होकर के टूट जाती है। तो वो भी इम्बाइबेशन की वजह से होता है, ठीक है। इम्बाइबेशन प्रेशर को यूज़ करके बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए भी काम में लाया जाता है। इम्बाइबेशन होने के लिए इम्बाइबेट और इम्बाइबेंट दोनों के पास एफिनिटी और वाटर पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वहाँ वाटर पोटेंशियल का होना बहुत ज़रूरी है। वाटर पोटेंशियल एंड एफिनिटी, water potential and affinity is important for imbibition to occur। देखिए एफिनिटी क्यों ज़रूरी है? आप जो है पानी को क्या नाम है, लोहे के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, ठीक है। या जो मटेरियल बहुत ज़्यादा सूखे हैं उनके पास आप ज़बरदस्ती पानी एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है, सूखी हुई लकड़ी, लेकिन बहुत सारे मटेरियल्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए एफिनिटी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो जिसके पास एफिनिटी होगी वही पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और जिसके पास एफिनिटी नहीं होगी वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल और एफिनिटी इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी इम्बाइबेशन होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसको जल्दी जल्दी समराइज कर देता हूं मैं, उसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले हमने समझा वाटर पोटेंशियल, प्लांट वाटर रिलेशन क्या है, ठीक है। प्लांट वाटर रिलेशन में कुछ बातें समझाई गई कि पानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए हमने कुछ बातें आपको बताई, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सभी सेल के अंदर लगभग 75% पानी है। साइटोप्लाज्म के अंदर लगभग 75% पानी है। इसके अलावा बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। फिर हमने बताया कि वाटरमेलन के अंदर 92% के आसपास पानी हो सकता है। कितना इंपॉर्टेंट है पानी, इसको समझाने के लिए, ठीक है। ड्राई सीड्स, जो सीड्स सूखे हुए हैं, इवन उनके पास 10 से 15% पानी हो सकता है। हर्ब्स के अंदर 10 से 15% तक पानी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने बात की वाटर पोटेंशियल के बारे में। वाटर पोटेंशियल एक्चुअल में होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा पानी प्योर होगा, जितना कम उसके अंदर सॉल्यूट्स होंगे, उतना ज़्यादा वो मूव करेगा, तो इसी को कहा जाता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, यानी कि मैक्सिमम 0, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया इसको साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। साइन W बराबर होता है साइन P प्लस साइन S, ठीक है। साइन P का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल, साइन S का मतलब है सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है। फिर हमने बात किया कि सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल क्या है। तो जब सॉल्यूट को ऐड किया जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, ये प्योर वाटर के अंदर, तो उसका जो सॉल्यूट, जो उसका वाटर पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। इसी को कहा जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल। हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उसका सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। फिर हमने आपको बताया प्रेशर पोटेंशियल क्या है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है तो उसी को प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है वाटर पोटेंशियल, ठीक है, जो यहाँ पे एक फार्मूले के रूप में दिखाया गया है। उसके बाद फिर हमने आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में समझाया। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक तरफ हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखा, एक तरफ हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखा, और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरफ कम सॉल्यूट है वहाँ से पानी अपने आप ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ मूव करेगा, यानी ज़्यादा पानी अपने आप कम पानी की तरफ मूव करेगा। इसी प्रोसेस का नाम ऑस्मोसिस है, जो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए राइट साइड में, तो ये जो फ्लो है ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर है, इसी प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर हमने आपको कहा कि अगर ये प्रेशर और ज़्यादा कर दिया जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो पानी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। इसी प्रोसेस का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ जो है पानी को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, समुद्रों से नमक निकालने के लिए किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने आपको समझाई, ठीक है।
उसके बाद प्लाज्मोलिसिस हमने समझाया। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाता है तो इसका जो कंटेंट होता है सेल वॉल को छोड़ करके वो बाहर निकल जाता है, इसी प्रोसेस का नाम होता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस को यूज किया जाता है अचार वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा जो अचार होता है या पिकल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे टाइप, बहुत ज्यादा नमक भर देते हैं, बहुत ज्यादा तेल रख देते हैं ताकि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाए। जब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब या कोई फंगस अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका जो कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाता है और वो बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन वो मर जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलिसिस। और उसके बाद फिर इसको जब हम दोबारा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो फिर से अपने शेप में आ जाता है, जिस प्रोसेस का नाम डीप्लाज्मोलिसिस है, ठीक है। और लास्ट में फिर हमने इम्बाइबिशन के बारे में समझाया। इम्बाइबिशन एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी सॉलिड या कोलाइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे उनका जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रेशर को यूज़ करके पहले ज़माने में रॉक्स को या बड़े बड़े चट्टानों को या इवन बोल्डर्स को तोड़ा जाता था, इसी को इम्बाइबिशन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल और एफिनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इम्बाइबिशन के लिए, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। इसके आगे का जो लेक्चर है यानी कि जो थर्ड और लास्ट लेक्चर होगा उसको हम लोग फिर समझेंगे, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और उसके बाद फिर तीनों लेक्चर्स को हम कंबाइन करके एक अलग से क्लास बना देंगे ताकि वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।